फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके इन पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की यानी कि अधिगम अक्षमता की, तो ये क्या होती है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर फिर अधिगम अक्षमता के प्रकार देखेंगे, फिर वहाँ से रिलेट करके आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अधिगम अक्षमता की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, तो ये क्या होती है, सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं, एक चर अवस्था वेरिएबल स्टेज। अब देखिए, जिस बच्चों में अधिगम अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, उनको सीखने में दिक्कत आती है। ठीक है, बच्चा जो है सही तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पाता, या फिर बच्चों को कुछ एक्टिविटी करने में दिक्कत हो सकती है ना। इसके अलावा जो बच्चा होता है उसकी योग्यता को भी प्रभावित करती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता, है ना। अब चलिए एक एक करके यहाँ पर अधिगम अक्षमता के प्रकार को देख लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो इसमें सबसे पहला प्रकार दे रखा है वह है डिसलेक्सिया, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से, ठीक है, इसको रीडिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है डिसलेक्सिया को। इसमें जो बच्चा होता है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, दिक्कत आती है। ठीक है, ई एवं क में विभेद नहीं कर पाता। जो हिंदी में जो शब्द होते हैं ई और क, ठीक है, इसके अलावा जो अंग्रेजी में लेटर्स होते हैं, बच्चा उनमें अंतर ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को लेटर रिवर्स दिखाई देते हैं, उल्टे पुल्टे दिखाई देते हैं, है ना। इसलिए बच्चा जो है अक्षरों को या फिर जो शब्द होते हैं उनको सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है ना। इसके साथ साथ जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा होता है सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाता है, क्योंकि बच्चों को लेटर ही रिवर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, लेटर रिवर्स कर देना, पढ़ना इत्यादि। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है, क्योंकि देखिए जब बच्चा पढ़ चीज़ों को गलत रहा है तो लिखेगा भी गलत ही, है ना। तो ये आपको यहाँ पर डिसलेक्सिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं अप्रेक्ष्या क्या होता है। ठीक है, यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अप्रेक्ष्या वाला बच्चा होता है इसमें जो फाइन मोटर स्किल्स होती है बच्चों के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ था, इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स दोनों का एग्जांपल मैंने दिया हुआ था। ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, इसमें कि बच्चा किसी कार्य को करने के लिए अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करता है, ऐसे जो हाथों के फिंगर्स होते हैं, जैसे जब हम लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो जो अप्रेक्ष्या वाला बच्चा होता है ये फाइन मोटर स्किल्स जो होती है, जो बच्चे की छोटी छोटी मसल्स होती है, उनका सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है ना। इसलिए इस बच्चे को लिखने में, ठीक है, चलने, टहलने, बोलने में दिक्कत आती है, इन पर निपुणता नहीं हासिल कर पाता बच्चा। ठीक है, यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न विकार है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए खुद ही आपको बता दूंगी। यहाँ पर आगे देखते हैं डिस्प्रेक्सिया क्या होता है ना। अप्रेक्सिया का प्रकार है। देखिए जो अप्रेक्सिया के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का एक प्रकार होता है आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, मस्तिष्क में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। ये भी आपका हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। ऐसे कि जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स होती है उसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपनी छोटे छोटे फिंगर्स और जो आँखें होती हैं उसका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाता है, हर एक अच्छा समन्वय बनाता है। ऐसे कि जब आप सुई में धागा पिरो रहे होते हैं तो वहाँ पर अपनी फिंगर्स का भी यूज कर रहे होते हैं छोटी छोटी, और जो आपकी आंखों की मसल्स होती है उनका भी यूज होता है ना। तो जो डिस्प्रेक्सिया वाला बच्चा होता है वो ये चीज़ें नहीं कर पाता, उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, उनका एक अच्छा समन्वय नहीं बना पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझे आप लोग। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी डिस्प्रेक्सिया से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट हम लोग सभी प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। अब आगे हैं अफीजिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता। देखिए जो अफीजिया होता है ना,
इसमें जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो संप्रेषण होता है, उसमें बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है, मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या। जो बच्चा होता है यहाँ पर अपने विचार को रख ही नहीं पाता है दूसरे के सामने। ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त ही नहीं कर पाता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह अफेजिया उत्पन्न होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अफेजिया है ये कैसे उत्पन्न होता है, तो मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अफेजिया के बारे में ये चीज़ें। आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है डिस्फेजिया। अफेजिया का ही आपका एक प्रकार होता है डिस्फेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता। इसमें भी वही चीज़ होती है, सेम चीज़। ठीक है, क्योंकि ये आपका अफेजिया का ही प्रकार है तो उसी के लक्षण इसमें भी होंगे, है ना। अलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता। देखिए डिसलेक्सिया अलग होता है, डिसलेक्सिया का ये प्रकार होता है अलेक्सिया। नाम बिल्कुल सिमिलर आपको मिलते जुलते दिखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, पढ़ने में अक्षमता होती है एक प्रकार की। ठीक है, इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। अर्जित डिसलेक्सिया है, तो अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। जो अलेक्सिया ये क्या है, डिसलेक्सिया का एक प्रकार ही है। तो इसमें भी वही चीज़ें होंगी, रीडिंग डिसऑर्डर होगा, है ना। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि अलेक्सिया डिस्फेजिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो डिस्फेजिया ये आपका अफेजिया का एक प्रकार होता है। ठीक है, जो अलेक्सिया ये आपका डिसलेक्सिया का एक प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके जितने प्रकार है उसके अंदर भी आपके यहाँ पर प्रकार देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अभी तक तो नहीं क्वेश्चन बना हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन बना है वो चीज़ खुद ही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ पूरा डीप में, है ना। डिस्ग्राफिया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने संबंधी अक्षमता। ग्राफ से ही समझ में आ रहा होगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से चीज़ों को लिख नहीं पाता। इस बच्चे की राइटिंग कैसी होती है, इलिजिबल राइटिंग होती है, यानी पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है। इस बच्चे ने क्या लिख दिया आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली या उंगलियों संबंधी गड़बड़ियाँ। बच्चे की जो फिंगर्स होती हैं, जो हाथ होते हैं, है ना, बच्चा किस तरीके से पेंसिल को पकड़ना है ये समझ ही नहीं पाता है, कुछ गड़बड़ियाँ करता है, उसमें कुछ दिक्कत होती है बच्चों को वहाँ पर। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ। अब देखो जो बच्चे का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें भी कुछ दिक्कत आती है, जिस वजह से जो बच्चा होता है वो पेन को सही तरीके से पकड़ ही नहीं पाता है, इसलिए उसको लिखने में दिक्कत आती है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। गणित अंक गणित समझने में कठिनाई। अब देखिए जो डिस्कैलकुलिया वाला बच्चा होता है इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं इसको समझने में दिक्कत आती है। बच्चा कैलकुलेशन वगैरह सही तरीके से नहीं कर पाता है, इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में डिस्कैलकुलिया ना देकर के न्यूमलेक्सिया दे देता है, तो वहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जो डिस्कैलकुलिया है इसी को न्यूमलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्राफिकल, लेक्सिकल, वर्बल, ऑडियोग्रेटिक, ठीक है, ये सारी समस्याएं डिस्कैलकुलिया वाले बच्चों को देखने को मिलती है। मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी। अब देखिए जितनी भी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, जो अधिगम अक्षमता होती है, सभी में, है ना, जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाएंगी उसके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मस्तिष्क में गड़बड़ी कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि बच्चे का माइंड काम ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके जो न्यूरोलॉजिकल तंत्र होते हैं, जो तंत्रिकाएँ तंत्र होती हैं उसके माइंड में, है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन ही की गई होती है, इस तरीके से फिट ही होती हैं बच्चे को कि जो चीज़ें होती हैं वो उस तरीके से दिखाई देती हैं, है ना, या फिर बच्चे के सामने उस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम डिसलेक्सिया वाला बच्चे की बात करें तो उसको जो लेटर थे वो रिवर्स दिखाई दे रहे थे। एक नॉर्मल बच्चे को लेटर सीधे ही दिखाई देते हैं, है ना, बट जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा है उसको लेटर रिवर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चा बिल्कुल मतलब उसका माइंड ही नहीं काम कर रहा, उसका माइंड काम करता है, सब कुछ चीज़ें सही होती हैं, बच्चा जो है फिजिकली रूप से भी स्वस्थ होता है। ठीक है, सब कुछ सही होता है, बट जो उसका तंत्रिका तंत्र होता है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, वो उसमें इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की गई रहती हैं, मतलब वो पहले से ही होती हैं, है ना, ताकि जो बच्चा होता है उसको उस तरीके से दिखाई देती है और सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें तो सही दिख रहा है, ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। आगे डिस्थीमिया, ये क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था। व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। देखिए जो डिस्थीमिया होता है इसमें जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है, तनाव में होता है। ठीक है, बिना कोई रीज़न ही, है ना, व्यक्ति की जो मन की स्थिति होती है वो हमेशा क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, उसको लगता है कि अरे यार मतलब मुझे बहुत सारी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। ठीक है, तो ये
डिस्थीमिया वाले बच्चे के अंतर्गत होती है। बालक का जो लर्निंग होता है, सिंपल सी बात है, जब आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो आपकी जो लर्निंग होती है वो प्रभावित होती है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये सारी दिक्कतें डिस्थीमिया वाले बच्चे के साथ में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं डिस्मोर्फिया। ठीक है, अब देखिए जो डिस्मोर्फिया वाला बच्चा होता है, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है ना। अब देखिए कोई सामान्य बच्चा है तो उसको थोड़ी ना ऐसा लगेगा, है ना, बट इनकी जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होती है, इसमें इस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन ही है ना, कि इनको लगेगा कि अच्छा मेरे शरीर का जो अंग है वो कहीं ना कहीं छोटा है, अपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे के साथ में होती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। अब बच्चे को लगेगा कि मेरा कोई जो अंग है वो छोटा है ना, मेरा जो बॉडी पार्ट्स है वो दूसरे व्यक्तियों के अपेक्षा छोटा उसको दिखेगा, है ना। तो अब ये बच्चे को भ्रम है, सिर्फ ऐसा है नहीं, है ना। तो बच्चे क्या करेगा, बार बार दूसरों से अपनी कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, अच्छा उसके हाथ बड़े मेरे हाथ छोटे हैं, है ना। तो ये बच्चों को सिर्फ भ्रम हो जाता है, क्योंकि इनके माइंड में ही चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन होती हैं, है ना। तो ये डिस्मोर्फिया वाला बच्चा करता है ऐसा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ADHD ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है हाइपर एक्टिविटी, यानी बच्चा क्या होगा, हाइपर एक्टिव होगा। ठीक है, बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बहुत हाइपर एक्टिव होता है। देखिए जो ADHD वाला बच्चा होता है उसका ध्यान एक जगह पर टिक ही नहीं पाता है ना, कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करने लगेगा। इसलिए जो टीचर होता है उसको भी पढ़ाने में दिक्कत आती है और पढ़ने में भी बच्चों को दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे का ध्यान ही नहीं लगता है। तो इसलिए जो टीचर होते हैं यहाँ पर, जो ADHD वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में चीज़ों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि अच्छा इनको 10-10 मिनट का टास्क दिया जाए या फिर 5-5 मिनट का, है ना, जिससे कि जो बच्चे का ध्यान है वो वहाँ पर लगे। अटेंशन धीरे धीरे बच्चों का बढ़ा जाता है, क्योंकि मान लीजिए जो ADHD वाला बच्चा है 5 मिनट में कुछ और करता है, 5 मिनट में TV देख रहा है तो फिर खेलने स्टार्ट कर देगा, फिर अपना जो है कुछ और एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। एक जगह पर बच्चे का जो ध्यान है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर दे रखा है स्वालीनता, जिसे आत्मकेंद्रिता या ऑटिज्म के नाम से भी जानते हैं। दोहराव, रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार यानी कि सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनती है। अब देखिए जो ऑटिज्म होता है इसमें जो बच्चा होता है क्या करता है, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेगा, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है इसको सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत आती है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किए जा रहा है, ठीक है, बार बार एक ही बात बोल रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, इरिटेशन होता है, उसकी बातें सुनने का मन नहीं करता, अरे यार क्या एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके की दिक्कत इस बच्चे के सामने होती है। ठीक है, जब बच्चा बार बार एक ही चीज़ को दोहराता है, रिपीट करता है, या फिर किसी कार्य को बार बार रिपीट करता है, दोहराता है, तो ठीक है, तो इस बच्चे को सामाजिक संप्रेषण में दिक्कत आती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। तो ये थे आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके अलावा RPWD यानी कि फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग ने जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी, जहाँ से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ CDP में ही आता है, हिंदी पेडागोजी हो गई, आपकी इंग्लिश पेडागोजी हो गई, ठीक है, जो आपका मैथ पेडागोजी आता है, इन सभी सब्जेक्ट में आपका जो है क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। अभी मैं आप लोग साथ में क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, ठीक है। बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कहीं पर कोई भी दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किसके लक्षण हो सकते हैं? तो डायरेक्ट आपको यही वाला वर्ड एग्जैक्ट आपको नोट्स में देखने को मिल गया होगा, सामाजिक संवाद, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन। जब बच्चे को सामाजिक संवाद करने में, संप्रेषण करने में दिक्कत आए तो वो कौन सा बच्चा होता है? ऑटिज्म वाला बच्चा होता है, जो कि क्या करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है। तो जितनी चीज़ें मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से रीड कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपको वहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। सारे वर्ड, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ आपको नोट्स में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका C ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। डिस्ग्राफिया, इसमें जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। डिस्कैलकुलिया, जब बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आए, ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत आए, तब आपका होगा डिस्कैलकुलिया, ठीक है। पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया, जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आए, है ना। तो यहाँ पर बचता कौन सा है? स्वालीनता, ऑटिज्म। तो C ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ
पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियां किसकी विशिष्ट पहचान है। तो जब बच्चों को लिखने में दिक्कत है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग्राफिया देखकर ही आप यहाँ पर समझिए कि बच्चों को लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, लिखने में बच्चों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुणज वैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया आपका क्या होगा, जब बच्चे को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो गणितीय अवधारणाएं होती है इनको समझने में दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, तब वहाँ पर आपका होगा डिसकैलकुलिया। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन संबंधी दिक्कत बच्चे को यहाँ पर आएगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि स्वालीनता क्रम विकार, वही आपका रेपिटेटिव बिहेवियर इसमें बच्चा बार बार करेगा। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। गिफ्टेडनेस यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जिनका कि जो IQ होता है 140 प्लस होता है। ये भी मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है, तो एक बार अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। गणितीय अवधारणाएं यानी कि जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं और गणना में यानी कि कैलकुलेशन में, ठीक है, कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट जो है ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस भी की। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका डिसकैलकुलिया वाले बच्चे का। ठीक है, यानी जो डिसकैलकुलिया वाला बच्चा होता है जिसको गुणज वैकल्य होता है, उस बच्चे को क्या होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने हुए हैं आपके डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और ऑटिज्म से बने हुए हैं। ठीक है, यही आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल रहा है ना। तो इसलिए मैं बोलूँ जो इंपॉर्टेंट है वही आप अपने एग्जाम के लिए पढ़िए। हालांकि मैंने सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ आपको वहाँ पर करा रखी है, बट उसमें भी क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया कि डिसकैलकुलिया आपका इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया आपका इंपॉर्टेंट है, डिसग्राफिया इंपॉर्टेंट है, अफेजिया आपका इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जो आपका इंपॉर्टेंट था वो मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा आपका ADHD, ठीक है, ADHD से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। यहाँ पर बात हो रही है डिसलेक्सिया की, ठीक है, यानी रीडिंग डिसऑर्डर की। इसमें जो बच्चा होता है उसको क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, लेटर रिवर्स दिखाए जाते हैं, बच्चा वाज और सा में अंतर ही नहीं कर पाता है। ठीक है, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, ये बिल्कुल गलत आपका यहाँ पर हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में इस बच्चे को दिक्कत होती ही नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ पढ़ने में चीज़ों को दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी ये कम्युनिकेशन वगैरह सही तरीके से कर लेते हैं वाले बच्चे, है ना। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई शारीरिक रूप से दिव्यांगता होती है, बच्चा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होता है। ठीक है, बट जो बच्चे की जो तंत्रिका तंत्र होती है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उसके ब्रेन में, वो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि उसको जो वर्ड होते हैं वो रिवर्स दिखाई देते हैं, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो ईशान अवस्थी है उनको डिसलेक्सिया है, यही वाला जो है विकार है आप, ठीक है, उनको वहाँ पर। तो ये भी नहीं होगा। उनके पढ़ने व लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप डिसलेक्सिया वाले बच्चे की पहचान कैसे कर पाएंगे, अगर आप उसको कोई चीज़ पढ़ने को देंगे तो बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं पाएगा, है ना। जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत ही, है ना। तो इस बच्चे की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी से जो अधिगम अक्षमता है, वहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे गए, है ना। एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो क्वेश्चन आपके हर बार यहाँ से बनने बिल्कुल फिक्स्ड है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, और जो आपकी लैंग्वेज है वो थोड़ा बहुत सीटेट वाले क्या करते हैं, हेर फेर कर देते। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सीटेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा होता है इसमें चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाता है ना। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका डिसलेक्सिया से ही बना हुआ है। वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं, उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। अब वहाँ पर क्या पूछा था कि उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं डिसलेक्सिया वाले बच्चे को, ठीक है। बट यहाँ पर पूछ लिया कि जो डिसलेक्सिया वाला बच्चा है उसको पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। अब बच्चों को पढ़ने में ही दिक्कत आ रही है, अब उसके सामने अलग अलग तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बच्चा वहाँ पर पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करना, बच्चों को पढ़ने में ही दिक्कत है तो आप उसको किसी भी कोई भी ग्रंथ प्रोवाइड करते हैं, बच्चा उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पाएगा, रीड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है।
सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। अब देखिए इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती, माइंड में ही चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन होती है ना। तो आप बच्चों को कितना भी दंड दे ले, कुछ भी कर ले, बच्चों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, वो किसी से कह भी नहीं पाता। जैसे कि अगर आप देखेंगे ताराजबी पे, तो जो वो ईशान अवस्थी थे उनको यही वाली दिक्कत थी। उसको टीचर बहुत ज़्यादा दंड भी देते थे, बट बच्चा वहाँ पर सीख ही नहीं पाता था, है ना। जब तक आप बच्चे को प्रॉब्लम्स को नहीं जानेंगे, समस्याओं को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको सिखा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रणाली ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी बच्चा यहाँ पर चीज़ों को पढ़ेगा नहीं, आप उसको ध्वनियों के प्रति जागरूकता उसके अंदर लाइए, जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होती है। जैसे कि आप बच्चे को क्या कीजिए, उच्चारण करवाइए, तो बच्चा वहाँ पर पढ़ नहीं रहा है, चीज़ों को सिर्फ सुन रहा है ना। तो इससे जो बच्चे होंगे उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक तरीके से बच्चा जो वर्ड है जिसको पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उच्चारण के माध्यम से पढ़ पाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाए। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, एडिशन और रीजन में क्वेश्चन पूछ लिया। पठन वैफल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज से जूझ रहे हैं, अधिगम अक्षमता से जूझ रहे हैं, वो कई प्रकार की आपकी हो सकती है। तो बच्चे को उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों, सामान्य बच्चों से अलग है ना। तो इसलिए इस बच्चे को इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो ये बच्चा भी यहाँ पर सीख पाएगा। ठीक है, और उसको सामान्य बच्चे की अपेक्षा जो टाइम होता है वो एक्स्ट्रा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा पढ़ चीज़ों को गलत रहा है तो वहाँ पर लिखेगा भी गलत ही, है ना। पठन वैफल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर दे रखी है। तो ए और आर दोनों ही सही दे रखे हैं, और जो आर है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रही हूँ, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो आपके एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन डिसलेक्सिया, आपने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। डिसग्राफिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, मैं सिर्फ एक एक वर्ड लिख रही हूँ। इसके अलावा डिसकैलकुलिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों को तो आप अच्छी तरीके से मतलब तैयार करेंगे ही। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन में भी दिखा दिया किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने, है ना। तो ये जो तीन आपके डी वाले हैं, है ना, इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। इसके अलावा एक आपका हो गया ऑटिज्म, है ना, जो स्वालीनता होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ADHD, ठीक है, ADHD से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अफेजिया, तो 3 डी वाले और 3 तो ए वाले। ठीक है, ये दो आप लोगों को मतलब प्रिपेयर कर लेने हैं। मतलब टोटल आपके 6 हो गए और 1-2 आपके होंगे और अफेजिया। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट थे हालांकि मैंने वहाँ पर बता ही दिया, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक इतने ही पूछे गए हैं, है ना। बाकी डिस्फेजिया, डिसमॉर्फिया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बाकी कुछ और डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं पूछी जाती हैं, बट जो आपका RPWD है उसमें डिसेबिलिटीज़ दे रखी हैं, तो उनको हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। बाकी ये जो 6 मैंने आप लोगों को बताया, इनको अच्छी तरीके से जरूर नोट से अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा और जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही कराए, बट इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर एक सेट में प्रीवियस क्वेश्चन के देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर जब आप क्वेश्चनों को करेंगे, खुद से आइडिया लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकेंड में समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे गए, किस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए। आप देख रहे हैं कि जो पठन वैफल्य है, यहीं से आपके एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया और अलग अलग तरीके से पूछे गए, है ना। तो इसलिए जब आप कॉन्सेप्ट को रीड करें तो साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े वो भी देखिए किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही बता रही हूँ कि जो लगभग आपके 5 से 6 साल के पेपर हुए हैं उसमें कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, और किस तरीके से बने ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। और जिन्होंने मेरी शुरू से पूरी क्लासेस अटेंड की होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर की जो आपकी सीरीज चल रही है, तो उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराई हूँ। ठीक है, इसमें कि आपके लगभग 48 क्लासेस हो चुकी है, तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों को साथ में डिस्कस कर दिए हैं। जिन्होंने वो क्लासेस देखी होंगी उनको दिक्कत आएगी ही नहीं, अदरवाइज आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो प्लीज़ डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर लगाइए। अगर आप हाउस वाइफ है, आपके पास जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो संडे को तो जरूरी मतलब एक पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, है ना। तो ये सारी थी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके आगे क्लास में हम लोग जीन पियाजे, लेवी वाइगोस की, लॉरेंस कोहलबर्ग, RPWD, ठीक है,
NEP, NCF ये सारे चीज़ कवर करने वाले हैं। फिर लास्ट में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड भी कवर करेंगे। एक भी पॉइंट आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अगर जितनी भी क्लासेस मैं करा रही हूँ इनको भी फॉलो करते हैं तो भी आपका जो CDP है ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और अपने एग्जाम में आप अपना एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय बाय, टेक केयर। बीच में आपकी क्लासेस नहीं हो पाए थी क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, सही नहीं थी, तो उस वजह से। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।